पॉलिटिक्स में यंगस्टर्स की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आपकी भी एंट्री हुई और इंद्रजीत सरोज को वहाँ से टिकट मिला। लोगों को ये कि पढ़ी लिखी हैं, बात सुनेंगी, समझेंगी, साथ में रहेंगी, तो मुझे बहुत स्नेह प्रेम मिल रहा है। और मुझे लोग ये वो तो जा तो जीतत है तो जीतत है, तो लोग सबको बहुत अच्छा लगा मेरा कैंपेन करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका। तो मुझे खुद अखिलेश जी ने बोला था कि अपनी बिटिया को लाइए, इनको चुनाव लड़ाने। कि लोग आरोप लगाते हैं कि पिताजी राजनीति में हैं तो उनकी एंट्री आसान हो गई, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी मानती हैं या फिर जिम्मेदारी मानती हैं ज़्यादा? मेरे दादा किसान थे, पिताजी ने वॉचमैन की ड्यूटी की है, मुंबई में थे, बचपन से बहुत संघर्ष किया है, 20-25 साल बाद टिकट मिला है और एक ऑनेस्टी है। यहाँ से जनता ने मूड बना लिया, जनता उनको यही कह रही कि 14 में आए 24 में जाएंगे। लेकिन महिलाओं में 99% उनको ये है कि बटन दबाते हैं, साइकिल का वोट कहीं और जाता है। और मैं लोगों के बीच में यही जा कहती हूँ कि चुनाव न PM बनाने का चुनाव है, न MP बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। चुनावी कवरेज की जो यात्रा है हमारी आज आ पहुंची है मछली शहर संसदीय क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान श्री प्रिया सरोज जी। मैं खास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी लिखी हैं। तो पॉलिटिक्स में यंग जनरेशन्स की एंट्री लगभग स्टार्ट हो गई है नए फेजेस के, जैसे जैसे नया दौर आ रहा है। तो इन सबसे पहले स्वागत है हमारे पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं आपके पॉलिटिकल एंट्री की। तो पढ़ाई लिखाई के बाद आपको कब हुआ, या फिर पिताजी को देख करके आप कहाँ समझ में आया कि हम जो पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं और देश की सबसे बड़ी संसद में बैठ करके? जी, देखिए हम राजनीतिक फैमिली से हैं और हम बाय बर्थ समाजवादी हैं। बचपन से हमारा पॉलिटिकल सराउंडिंग में रहना और पिताजी को देखना, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहना और इंटरेस्ट डेवलप होता है जो आप देखते हैं आसपास। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप था बचपन से कि हाँ, मुझे भी जाना है, लोगों के बीच में मदद करनी है। और 22 वाला चुनाव था, उसमें मैं 2-3 महीने पापा के साथ घूमी थी वहाँ पे। हाँ, एक्टिव थी प्रॉपर वहाँ पे। और मेरे को था कि एक्टिव रहना है और मैं कैसे हूँ, मतलब पहले था कि लॉ कर लूँ मैं, लॉ को थोड़ा समझ जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छे से जा पाऊँगी, लोगों के बीच में अपनी बात रख पाऊँगी। तो मेरा 22 में लॉ कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी मैं। और उसके बाद चुनाव पापा को ही लड़ना था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि नहीं, बिटिया को लड़ाइए, लॉ कर रखा है तो अच्छा रहेगा, युवा है। यानी नई जनरेशन की शुरुआत हो गई जी बिल्कुल। पॉलिटिकल फैमिली में। जी, पॉलिटिकल देखिए ऐसा कुछ नहीं कि लेगेसी फॉरवर्ड करना, ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है कि इंटरेस्ट और विलिंग भी होता है। अगर आप विलिंग नहीं, इंटरेस्ट नहीं, तो आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड कहीं पर आप नहीं सक्सेस नहीं हो सकते। तो मेरा विलिंग था और प्लस मैं गाँव में जब महिलाओं के पास जाती थी तो उनसे मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मतलब उनसे भोजपुरी में बात कर लेना, हिंदी में बात कर लेना, तो वो बहुत फ्री फील होती थी बात करने में, मेरे से हेजिटेशंस भी नहीं थे। तो लोग सबको बहुत अच्छा लगा मेरा कैंपेन करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका। तो मुझे खुद अखिलेश जी ने बोला था कि अपनी बिटिया को लाइए, इनको चुनाव लड़ाना है। 2022 में जैसा कि आपने बताया, आपने जो कैंपेन किया था जनता के बीच में गई हैं, जी। और जब आप खुद प्रत्याशी हैं तो दोनों में कितना फ़र्क है और कैसे चल रहा है आपका चुनावी कैंपेन? जी, वर्कलोड बढ़ जाता है। आपके पास सुबह 5 बजे से कॉल आना शुरू हो जाता है। अलग-अलग कॉल आते हैं कि यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, कहीं नहीं जा पाते हैं। 200 किलोमीटर लोकसभा है, आप कहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं। और लोगों का स्नेह प्रेम बहुत मिल रहा है और लोगों ने मूड बना लिया कि परिवर्तन होगा इस बार, क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच में ज़्यादा घूमे फिरे नहीं हैं। तो लोग मुझे खुद ही बोल देते हैं कि हम बेटियों के दिख लेना है। तो मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबको सब पता है कि जो मुद्दे हैं, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे किसानों के आगे दुखनी बात हो, चाहे MSP कानून का हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो, तो लोगों को मुद्दा पता है कि 10 साल में इन चीज़ों पे काम नहीं हुआ है। तो मुझे लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही बोलते हैं कि नहीं बिटिया, परिवर्तन हुई इस बार। जब आपको टिकट मिला तो हमने देखा बहुत सारे कवरेज में आया कि रील बनाने वाली लड़की को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट दिया। तो रील जब आपके पॉलिटिकल रील में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने देखा कल सपा अध्यक्ष की रैली थी अखिलेश यादव की मड़ियाहू में, तो आपका हमने भाषण सुना स्टेज पे, तो आपने एक नारा दिया कि जिससे बीजेपी का नारा है कि 400 पार, तो आपने नारा दिया कि अब की बार 400 पार नहीं, 400 हार। तो ये कैसा, मतलब रील बनाने का आइडिया, मतलब रील से वहीं से आया था ये? आपने कौन सा वाला देखा है? हमने कहीं गलत देखा। आप मत देखिए, इनका न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया बन चुके हैं। और गोदी मीडिया है, मैं यही कहूँगी, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। मेरा ओपन जो था ओपन था मेरा, ऐसा कुछ नहीं देखिए मैं प्राइवेट कर रखा है और उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा बहुत नॉर्मल वीडियो है। वो उन लोगों ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि कुछ गलत दिखाने का ट्राई किया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही नॉर्मल चीज़ है आजकल की लाइफ में रील बनाना, और उसमें ऐसा कुछ गलत है नहीं। लेकिन जब मेरा टिकट मिला तो इन लोगों ने उसको मिक्स मैच करके वीडियो बना दिया, जो कि मुझे लगता है ठीक है, वो करिए, आपका काम है जो आप करिए, मेरा अपना काम है, अपना काम कर रही हूँ।
नहीं, मेरा आपका प्रश्न पूछने का ये मतलब नहीं था कि उसको मैं नेगेटिव इसमें पूछा था। मैंने पूछा कि ऐसे-ऐसे जो होता है ना ये जो सोशल आपने मीडिया में। हेडलाइंस बोला ये गोदी मीडिया का हेडलाइंस है कि ये रील बनाने लड़की को टिकट मिल गया है। मैं बोलूँगी लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और पढ़ी लिखी हुई नेता हूँ और शिक्षित लोग को युवा लोग को आगे आना चाहिए। मैं आई हूँ और जिनको नेगेटिव बोला नेगेटिव बोलेंगे, मैं उनका कुछ कर नहीं सकती। मछली शहर की जनता के लिए आपका एक एजेंडा होगा कि जब मैं जीत करके आऊँगी तो इन 5 पॉइंट्स या फिर 10 पॉइंट्स पे जो है मैं काम करूँगी। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 5 पॉइंट्स में कौन-कौन से काम हैं? ये देखिए यहाँ लोकल मुद्दा है, जैसे यहाँ पे अमूल फैक्ट्री आप यहाँ होंगे तो आपने देखा होगा मोड़ पे। तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है लेकिन वो लोकल लोग को नहीं, वो गुजरात से लोग आ रहे हैं। तो लोगों को बहुत सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब यहाँ पे फैक्ट्री है तो हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए, तो नौकरी इनको नहीं मिल रही, नौकरी बाहर वाले लोग को मिल रही है। तो ये एक मुद्दा उठाऊंगी मैं। सेकंड ये है कि जो काशी द्वार में जो किसान धरना देते हैं, साल महीनों से दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं लोग। और मैं गई थी उनसे मिलने तो मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दिया था पिंडरा में। तो मैं ये कहती हूँ कि केस कर लीजिए आप, मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस मैं खुद ही लड़ लूँगी और कितना भी केस कर लीजिए, मैं अपनी आवाज़ आगे लेके जाऊँगी और उसकी सदन की बात रखूँगी। और चाहे नौकरी की बात हो जाए, पेपर लीक की बात हो जाए, ये राशन का जो मुद्दा है, ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, वही बोलती 5 किलो राशन से घर किसी का चलने वाला नहीं है। लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 5 या 50 किलो घर में राशन आ जाएगा। तो मेन मुद्दा ये होना चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे पढ़ लिख जाए तो अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आप 5 किलो राशन दे के सीमित करना चाहते हैं, वो चीज़ गलत है। जैसा कि आपने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूँ, जब सरकार मुझ पे केस करेगी तो मैं अपना केस खुद लड़ लूँगी। जी। लेकिन जब आप सबसे बड़े सदन में जाएँगी लोकसभा में, तो जनता का केस भी आपको ही लड़ना पड़ेगा सरकार से। यानी जनता के जो मुकदमे हैं। जी, मैं जब जाती लोग बोलते हैं कि बिटिया आई है, चुनाव लड़त हईन, तो हर केस लड़ लीन, कोनो दिक्कत ना बा। तो मतलब वो ये भी है कि चलिए ठीक है, अगर कुछ लॉ के हिसाब से अगर लॉ उनको एडवाइस चाहिए या फिर कुछ केस एडवाइस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। लोग इसलिए भी खुश है कि चलिए वकील आए, हम लोग को ज़्यादा चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा कोर्ट में। अच्छा, जो लीगेसी पॉलिटिक्स है, तो उसमें एक तरह से इसके मेरिट्स ये हैं कि लोग आरोप लगाते हैं कि पिताजी राजनीति में हैं तो उनकी एंट्री आसान हो गई। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी मानती हैं या फिर जिम्मेदारी मानती हैं ज़्यादा? जी, देखिए कंपल्सरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में पिताजी हो तो मैं भी हूँ। और आप मैं बता दूँ मेरे पिताजी का बैकग्राउंड क्या है। मेरे दादा किसान थे, पिताजी ने वॉचमैन की ड्यूटी की है, मुंबई में थे, बचपन से बहुत संघर्ष किया है, 20-25 साल बाद टिकट मिला है और एक ऑनेस्टी है। और मुझे लगता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कैपेबिलिटी पे कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ। क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ चुनाव लड़ने की? मेरी 25 साल उम्र नवंबर में हो गई है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, एक लॉयर, मेरे में कैसा क्या कमी है जो आप कह रहे हैं कि परिवारवाद? तो मुझसे कहती कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे ज़्यादा बेटर रहेगा। परिवारवाद तो आप देखेंगे हर जगह है, सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी में है। और वो सबसे ज़्यादा परिवारवाद को लेकर ही हमलावर रहते हैं समाजवादी पार्टी पे, जैसे कन्नौज से, मैनपुरी से, बदायूं से, फिरोजाबाद से, फिर आजमगढ़ से, जिस तरीके से टिकट दिया गया। देखिए, जिनके पास मुद्दों पे बात है ना, वो ये बात करते हैं। अब इनको बोल दीजिए कि नौकरी कितना दी है, महंगाई कितना कम की है, तो कहते हैं हर हर महादेव। अब इसी तरह वो परिवारवाद पे आते हैं। जब उनको पता ना नौकरी नहीं दी है, किसानों के दुगनी नहीं की है, काला धन नहीं लाए हैं ये लोग, MSP कानून नहीं बनाया है, और जो महिलाएं अपने मणिपुर में जल रही हैं, जो हाथरस से पिटिया जल जाती हैं, इन मुद्दों को बात नहीं करना है तो घुमा फिरा के परिवारवाद पे आ जाएंगे। फिर बोल देंगे कि ये उम्र छोटी है, इसकी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। तो मुझे लगता है इन बीजेपी वालों को सिर्फ भ्रमित और ये ध्रुवीकरण करने आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं BP सरोज जी, जी भारतीय जनता पार्टी से, तो उनसे कभी आपका चुनाव प्रचार में आमना सामना हुआ या फिर इससे पहले कभी मिले थे आप उनसे? नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटिकली तो ऐसा मतलब नेगेटिव है, अच्छे वाइब्स है उनसे। हमारी जान पहचान बहुत पहले से है। वो जब पॉलिटिक्स में आए तो उससे पहले पापा की बहुत सी जान पहचान ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव है। नहीं, बात करने में मिलते हैं तो मैं उनसे बात भी करती हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस चुनाव के समय मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मेरी BSP जो प्रत्याशी उनसे मुलाकात हुई 2-4 बार हुई है। उनसे मिली हूँ, कई बार रोड पे मिल गई हूँ, रोड शो के टाइम मिल गई हूँ, नॉमिनेशन के टाइम मिल गई हूँ, आशीर्वाद लिया मैंने, मुझे ऑल द बेस्ट भी बोला है बिटिया। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, उन सबका आशीर्वाद लगेगा मुझे। तो अभी एज ए कंटेस्टेंट आप उनको कैसे देखते हैं BP सरोज जी को? अच्छा फाइट दे रहे हैं? देखिए, एक तरफा है उनका? एक तरफा क्या है, हारने का। आपसे पूछ रहा था कि एक तरफा है, जीतने का भी कैसा? उनका हारने एक तरफा है, हमारे 1 लाख वोट से जीत रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, आप लोग 1 लाख वोट? बिल्कुल जीत रहे हैं। बस ये लोग वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, वो बड़े लेवल पे काट रहे हैं। और लोग मुझे पास कंप्लेंट सी चीज़ का आ रहा है कि नाम काट दिया जा रहा है, धमकाया दिया जा रहा है। तो मैं को ये कहूँगी कि देखिए, आप बूथ पे लगे रहिए। अगर आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी, अगर आपको नौकरी चाहिए, पेपर लीक ना हो, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए देश, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगी, जब मैं जाती हूँ गाँव में तो महिलाएं लोग यही बोलती हैं कि बच्ची बटेरियाँ ठीक ना बा, बटेरियाँ ठीक कर जा। तो मुझे लगता है कि माता जी ठीक है, ये जो अफवाह फैला रहे हैं
ठीक है, सब आप बस साइकिल बटन दबा दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। लेकिन महिलाओं में 99% उनको ये है कि बटन दबाते हैं साइकिल का, वोट कहीं और जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जी, सांसद बन जाएंगे, जी, तो लोग कह रहे हैं क्षेत्र के कि जो विपक्ष कह रहा है जी, कि सांसद बनने के बाद अगर जीत भी जाती हैं तो दिल्ली चली जाएंगी, जी। यहाँ का ध्यान कौन रखेगा? बीपी सरोज से ये पूछना चाहिए ना, जो प्रेज़ेंट एमपी है, उनसे पूछने की जगह मेरे से पूछो, बनी भी नहीं हूँ अभी तक मैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने 5 साल में ऐसा क्या किया जो आपको वोट दें हम। जब मैं गाँव में जाती हूँ सब बोलते हैं कि खाली मोदी जी के देख के वोट दा। काहे के मोदी जी आके विकास करेंगे। मैं कहती हूँ आपको अपने फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं कि आपको वोट नहीं मिला था, आप मोदी जी के फेस पे वोट माँग रहे हैं। इसका मतलब आपने काम ही नहीं किया है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ से जनता ने मूड बना लिया, जनता इनको यही कह रही कि 14 में आए, 24 में जाएँगे। नहीं, तो आप जब यहाँ जीत जाएंगे जी। तो क्या दिल्ली और मछली शहर दोनों को देखिए, बराबर आपको समझ? पता है सेशन चलता है, सेशन मिस नहीं करते हैं। तो सेशन के टाइम पे तो मेरा वहाँ जाएगा, बाकी समय यहाँ पे दूँगी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो सबसे बड़ा जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि बीपी सरोज जी को हम कभी देखे ही नहीं हैं। ये उनके लिए, ये मेरे ऊपर मत डालिए, ये उनके लिए ही है। क्योंकि उनके लिए मैं जब जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ बोलते हैं, अरे कभी दिख लेना है, दिख लेना है। और मैं इतना सुन चुकी हूँ, वो सबसे प्रायोरिटी ये। और ये SC/ST एक्ट वाला है कि उन्होंने SC/ST एक्ट लगाया दर्जनों, लोग उससे नाराज़ है, जो फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं उससे नाराज़ है। प्लस ये भी कि वो यहाँ पे रहते नहीं, उनका घर यहाँ पे नहीं कहीं और है, दूर रहते हैं। तो किसी को मिलना होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, दूर चले गए मिलने तो वहाँ क्या पता चले गए वहाँ से, तो लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ कि मैं आपकी बिटिया बहन हूँ, मेरा घर यहीं है, जब चाहे तब आके मिल सकते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से मछली शहर में यादव, ठाकुर, SC वोटर्स लगभग 2 लाख के आसपास हैं। जी, धनंजय सिंह जौनपुर की पॉलिटिक्स में एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अभी जैसा जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है, जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं, उसमें धनंजय सिंह को बसपा से उनकी पत्नी को टिकट मिलना, फिर उनका जेल से बाहर आते ही उनका टिकट कटना, तो कितना इम्पैक्ट डालेंगे जब उन्होंने सपोर्ट कर दिया है बीजेपी को, तो मछली शहर पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मैं कहती हूँ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी वालों को। इससे ही समझ में आ रहेगा आप कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं अंदर लोगों को विड्रॉल करने के लिए, आप कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप कैंपेन ना करें, आप कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, आप पुलिस पे कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं, EDI पे कितना प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कुल मिला के आप हर तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि कैसे भी हराया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी जनता समझ चुकी है, और मैं अपनी जनता को ऐसे नहीं देखती हूँ कितना यादव, कितना मुस्लिम, कितना कौन सी, मैं सिंपल देखती हूँ कि ये मेरी जनता है, ये मुझे वोट दे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जातिवाद बिल्कुल नहीं देखती हूँ, ना ही मैं सोचती हूँ कि इनफैक्ट मैं ये भी नहीं देखती हूँ कितना क्या वोट बैंक है। मैं सिर्फ इतना देखती हूँ कि जनता मेरे साथ खड़ी, चाहे कोई भी बिरादरी, कोई भी कास्ट का हो, ये सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। पॉलिटिक्स में यंगस्टर्स की एंट्री जी। को आप किस तरह से देखती हैं? जैसे आपकी भी एंट्री हुई और इंद्रजीत सरोज को वहाँ से टिकट मिला फतेहपुर से। हासन है, श्रेया वर्मा हाँ, है। हाँ। देखिए, मैं यही कहूँगी कि माननीय अखिलेश यादव जी कल आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि सबसे कम उम्र की बेटियाँ खड़ी हैं, यहाँ से जिताइए। जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मुझे एकदम छोटी बेटी की तरह भी बहन सब ट्रीट करते हैं कि बिटिया खड़ी है यहाँ से, पहली बार महिला प्रत्याशी खड़ी है यहाँ से। और लोगों को ये कि पढ़ी लिखी हैं, बात सुनेंगी, समझेंगी, साथ में रहेंगी। तो मुझे बहुत स्नेह प्रेम मिल रहा है, और मुझे लोग ये वो तो जा तो जीतत है, तो जीतत है। तो मुझे सुन के खुशी होती है, और प्लस लोगों में आक्रोश है सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि इसे केजरीवाल जी को जेल में डाल दे रहे हैं, मीडिया को बोलने का फ्रीडम नहीं रहा है, और जो हमारा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमारा नारा ये है कि संविधान बचा रहेगा तो हमारा मान सम्मान बचा रहेगा। चाहे आप मीडिया वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चाहे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, जितने अधिकार सब संविधान में दिए गए हैं। अगर संविधान रहेगा तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, नेता चुनने का अधिकार नहीं रहेगा। तो मैं लोगों के बीच में यही कहती हूँ कि चुनाव न PM बनाने का चुनाव है, न MP बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। 45 डिग्री के लगभग आसपास टेम्परेचर है इस टाइम बाहर का, जी। तो खान पान का ध्यान कैसा रखना सकती है आप? जी, मैं सुबह, अब मेरे देखिए हैबिट नहीं थी सुबह खाने की, बट मैं धीरे-धीरे हैबिट डाल रही हूँ। सुबह 8 बजे खा के निकल, रात को सीधा खाती हूँ। और दोपहर में नहीं हो पाता कि इतना 15, कभी 30, कभी 25 मीटिंग होती है, तो सुबह खा के निकलते, रात को सीधा खाते हैं, और बाकी गला बैठ जाता है। बोल भी गला बैठ जाता है हम लोग का, तो हम लोग गुड़ खाते हैं ज़्यादातर, गुड़ रास्ते में गुड़ खाते रहते हैं ताकि ठीक रहे। तो प्रेशर है अंदर से, कहते हैं ना कि दुख हो रहा है। ये दुख बीजेपी वालों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, और 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो मुझे आया जनता से आया है। जनता ने जो मुझे भरोसा और प्रेम दिखाया है, और जो जनता के बीच में आक्रोश है चीज़ों को लेके, चाहे ये पेपर लीक हो जाए, अग्निवीर स्कीम हो जाए, चाहे पुरानी पेंशन ये लोग बंद कर दिए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, जो हमारी महिला हैं, जो गरीब महिलाएं, उनको 8,500 दिया जाएगा प्रति माह, जो शिक्षित बेरोजगार उनको 1 लाख सालाना दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, अग्निवीर स्कीम समाप्त करेंगे हम। तो ये, और डाटा आटा दोनों फ्री मिलेगा हमारी सरकार में, और हम 10 किलो राशन देंगे। जो घोषणा पत्र लोग पढ़ के इतना
खुश हो गए हैं कि चलो कोई सरकार तो आई है जो काम की बात करते हैं। ये लोग जब जब आते हैं तो धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफ़रत की राजनीति करते हैं, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। अग्नि जी, कि जो युवा हैं वो आपसे मिलते हैं, फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले? जी, मिलते हैं और बोलते हैं कि पहले इनके हटावा तब बात हुई कि पहले तू हटाओ तो जीत के आ तब हम कुल समस्या बताए कुल में। तो मुझे लगता है कि लोगों में, खासकर युवाओं में है, युवा लोग समझ गए कि पढ़े लिखा नेता उनको तो बस समझेंगे, लेकिन धर्म के नाम पे वोट देंगे, आप जातिवाद के नाम पे वोट देंगे तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और लोगों को समझ में आएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आके कह रहे हैं मंगलसूत्र का डर दिखा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों को प्रॉपर्टी दिया जाएगा, फिर कांग्रेस आ जाएगी शरिया लॉ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 10 साल हो गया आपको, आप बताइए आपने 10 साल में आपने क्या किया है? अच्छा, आप यंगस्टर्स हैं तो आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मैं बाकी से भी पूछता हूँ, जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी इसका बेबाकी से और ईमानदारी से जवाब देंगे। चुनाव में मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस, दोनों तरफ से जो पार्टियां जिस तरह से बयानबाजी करती हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करती हैं, पर्सनल भी कई बार हो जाता है वो मैटर, तो उस को आप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही देखते हैं कि आफ्टर इलेक्शंस भी, और ये चुनाव में कहाँ तक जायज़ है वास्तविक मुद्दों के बजाय इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए? देखिए, जब मुझसे कोई मीडिया वाला पूछता है ना कि बीफ के बारे में पूछ लिया या फिर किसी, मैं ना ये क्वेश्चंस अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है। मैं अपना काम करने आई हूँ, जनता के बीच में मुद्दे रखने आई हूँ कि आपके असली मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे आपको वोट देना है। अगर मैं इन चीज़ों में फंसी रहूँगी तो मुझे लगता है पढ़े लिखे नेता मेरा होने कोई मतलब नहीं है। तो मैं अवॉइड करती हूँ चीज़ों पर, और मैं यही कहूँगी कि 4 तारीख को इनकी विदाई है, और इन लोगों को इतना हार हो गया है, इतना डर गए हैं कि ये लोग की हार है, तो इसलिए मछली शहर लोकसभा में इनके नेता खटाखट आए जा रहे हैं। खटाखट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मोदी जी ने एक फतेहपुर की सभा में मदनी रैली को वहाँ कवर किया था, तो उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जो ये दोनों युवाओं की जो जोड़ी है, 2017 में भी आई थी, राहुल और अखिलेश से बात कर रहे थे वो, तो उसके बाद ये लोग विदेश चले जाएंगे। विदेश से उनका कहाँ से ताल्लुकात था मुझे नहीं पता, विदेश चले जाएंगे 4 जून के बाद। खटाखट खटाखट खटाखट, तो एक खटाखट जो वर्ड है काफ़ी पॉपुलर है रैलियों में। आप देख लीजिए यहाँ पे कितने, आपको पता हो कितने नेता आ चुके हैं मशीशा यहाँ पे, सभी लोग आ गए ऑलमोस्ट। तो वो इसका मतलब ये है कि संदेश साफ है, स्पष्ट है कि ये लोग हार रहे हैं, इसलिए इनके नेता खटाखट यहाँ आ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जनता समझ चुकी है कि आप केवल आके ध्रुवीकरण करते हैं, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो मैं ये कहूँगी नेता चुनते हैं विकास करने के लिए, नौकरी के लिए, महंगाई कम करने के लिए। आप इस मुद्दे बात करते ही नहीं हैं। मैं ये कहूँगी, आप 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में क्यों पड़ा है? मतलब आपने ऐसा कुछ किया तभी खतरे में पड़े, इससे पहले खतरे में नहीं थे। तो इसका मतलब जब देश में जब हिंदू प्रेसिडेंट ही हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, हर जगह आप ही लोग हैं, तो आप लोग रहने के बाद भी खतरे, मतलब पहले आपको हटाए तब हिंदू सेफ रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ, इनसे पूछिए कि आपके आने के बाद ही कि हिंदू खतरे में क्यों पड़ा है। इसका मतलब ये कि इस देश में किसी को भी किसी से खतरा नहीं, देश में खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे मछली शहर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार प्रिया सरोज जी को। प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप जीत कर आती हैं तो एक यंगस्टर, एक यंग हम एमपी को संसद में देखेंगे, और आपके भाषण को हम सुनते हुए कवर भी करेंगे। अगर हम रहे यहाँ, अगर इस प्रोफेशन में रहे, अगर आगे चल करके, तो मुलाकात होती रहेगी और इंटरव्यू इस तरह का सिलसिला जो है चलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।